इमेजिन करें अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक टाइम था जब पाकिस्तानी रुपया दुनिया की स्ट्रॉन्ग करेंसीज में से एक माना जाता था, जबकि आज एक डॉलर खरीदने के लिए 280 से भी ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जंगों, कर्जों और हमारे फैसलों की पूरी और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रुपये एक दिन में इतना डिवैल्यू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 75 ईयर्स की हिस्ट्री छुपी हुई है जिस पर कोई बात नहीं करता, या फिर लोग जानबूझकर इतना सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन क्यों? यही तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। इमेजिन करें एनीवे, इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि डॉलर महंगा क्यों और कैसे हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि असल में डॉलर महंगा हुआ या रुपया कमजोर हुआ। मैं अपनी तरफ से इसे जितना हो सकेगा इस टॉपिक को इजी करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। The US dollar reached 302 against the Pakistani rupee in the open market, surpassing IMF's suggested range of 1% to 1.5% difference between open and interbank exchange rates. Pakistan, its economy is getting worse now. The nation, stricken with multiple crises, already takes another blow now. The Pakistani rupee has fallen to weakest level on record, reaching its previous all-time low of 239 per dollar, hit in July last year. Pakistani rupee faced a significant depreciation of 2.78 rupees against the US dollar during interbank trading. The Pakistani rupee continues its quiet winning streak, 144 straight sessions of appreciation against the US dollar. On Wednesday, it strengthened again, closing at 278.87 per dollar. It is really close to everyone's heart. I'm sure a lot of people have invested also in gold and dollar, which is obviously dollar denominated. 1947 में जब पाकिस्तान ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारा अपना करेंसी सिस्टम भी पूरी तरह तैयार नहीं था। जाहिर था कि नॉन मुस्लिम इंडियंस खासकर कांग्रेस सब कॉन्टिनेंट को बांटना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हुआ तो उस वक्त ब्रिटिश खजाने में मौजूद पैसे को इन कंट्रीज में कुछ इस तरह डिवाइड किया गया। टोटल कैश बैलेंस ऑलमोस्ट 400 करोड़ इंडियन रुपीज ब्रिटिश इंडिया के खजाने में था। पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ इंडियन रुपीज आते थे और इंडिया के हिस्से में बाकी 325 करोड़ रहे। लेकिन आजादी के वक्त सिर्फ 20 करोड़ पाकिस्तान को दिए गए, बाकी 55 करोड़ इंडिया ने कुछ अरसे के लिए रोक लिए थे। खासकर कांग्रेस के मेन मेंबर्स इसकी वजह बने। बाद में महात्मा गांधी की भूख हड़ताल और पॉलिटिकल प्रेशर के बाद जनवरी 1948 में पाकिस्तान को ये 55 करोड़ भी अदा कर दिए गए। पाकिस्तान को 1947 में सिर्फ 75 करोड़ ही नहीं मिले थे, बल्कि एक ऐसा मुल्क भी मिला था जिसके पास न सेंट्रल बैंक था, न अपनी करेंसी, न स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और न ही कोई मुकम्मल इदारे। फिर भी इसी बुनियाद पर एक न्यू इकानमी खड़ी की गई और इसीलिए शुरू में पाकिस्तान ने इंडियन रुपी पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ओवर प्रिंट लगाकर यूज किया। बाद में 1 जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम के बाद पाकिस्तानी रुपया जारी किया गया। और याद रहे कि उस टाइम डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट लगभग 3.3 रुपीज पर डॉलर के आसपास था। मतलब एक डॉलर लेने के लिए सिर्फ 3 से 4 रुपीज चाहिए होते थे। उस वक्त पाकिस्तान की इकानमी छोटी जरूर थी, लेकिन एक्सपोर्ट्स अच्छी चल रही थी, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग था, पॉपुलेशन कम थी और इम्पोर्ट्स भी लिमिटेड थी। सितंबर 1949 में दुनिया में एक इकोनॉमिक शॉक आया और लगभग पूरी स्टर्लिंग एरिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी। इवन ब्रिटेन ने अपनी करेंसी पाउंड की वैल्यू कम कर दी और इंडिया ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया और इस तरह पाकिस्तान ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यह डिसीजन पाकिस्तान की इकोनॉमिक आजादी की निशानी था। उस वक्त लोगों ने इस डिसीजन को हिम्मत वाला कदम कहा, लेकिन इसी डिसीजन ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 17 मंथ्स तक तिजारत को रोक दिया। और इस डिसीजन के 2 मेन रीजन थे। गवर्नमेंट को लगता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट शूज और कॉटन थी, जिनकी इंटरनेशनल डिमांड काफी ज्यादा थी। इसलिए गवर्नमेंट का ख्याल था कि करेंसी की वैल्यू कम किए बगैर भी एक्सपोर्ट्स बिकते रहेंगे। सेकंड पे इकोनॉमिक सॉवरेनिटी दिखाना। नया मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान चाहता था कि हर फैसला ब्रिटेन या इंडिया की पॉलिसी को फॉलो करके न करे, बल्कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी खुद बनाए। और इसका पाकिस्तान पर दोनों तरह का असर हुआ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि पाकिस्तान की करेंसी इंडिया के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई। इम्पोर्ट की हुई कुछ चीजें निस्बतन सस्ती रही। हुकूमत को यकीन था कि कॉटन और शूज की डिमांड की वजह से एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो नहीं पड़ा। और नेगेटिव इम्पैक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इंडिया और पाकिस्तान की करेंसीज बराबर नहीं रही। दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रेड में बड़ा डेडलॉक पैदा हो गया जो ऑलमोस्ट 17 मंथ्स तक चला। खासकर ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शूज और कोल की तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। गवर्नमेंट को इम्पोर्ट्स कंट्रोल करने, टैरिफ्स लगाने और बाद में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देने पड़े ताकि इकानमी को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान ने
उस वक्त ये नहीं सोचा कि इकानमी सिर्फ एक डिसीजन से नहीं चलती, इसके लिए प्रोडक्शन भी चाहिए, एक्सपोर्ट्स भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी। और पाकिस्तान से ये सारे कार्ड्स ऑलरेडी छीन लिए गए थे। लेकिन यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1950 से 1971 तक पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू में वो गिरावट नहीं आई थी जो आज हम देखते हैं। दरअसल उस दौर में पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट ज्यादातर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत था, यानी एक US डॉलर की प्राइस 1950 में ऑलमोस्ट 3.31 PKR, 1960 में ऑलमोस्ट 4.76 PKR और 1971 में भी ऑलमोस्ट 4.76 PKR रही। यानी 1958 से 1971 तक डॉलर की प्राइस लगभग 4.76 PKR ही रही। उस दौर में कोई बड़ी डिवैल्यूएशन नहीं हुई और इसकी वजह सिर्फ एक इंसान था, जनरल अयूब खान। उसने पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काफी काम किया, जैसा कि 5 साल तरक्याती मंसूबे जिससे पाकिस्तान की GDP ग्रोथ एशिया की तेज तरीन ग्रोथ रेट्स में शुमार होती थी, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से इकोनॉमिक और मिलिट्री एड लेना, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई, इसलिए डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 4.76 PKR पर स्टेबल रहा। फिर आया पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल साल 26 मार्च 1971। ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इस जंग ने सिर्फ मुल्क को नहीं तोड़ा बल्कि इकानमी को भी हिला दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरने लगे। 1972 में पाकिस्तान ने रुपये की वैल्यू एक ही बार में लगभग 57% तक डिवैल्यू कर दी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी करेंसी डिवैल्यूएशन में से एक थी। इन सब की वजह से इसी साल ही आगे चलकर 1972 में PKR की और डिवैल्यूएशन की गई, जहां डॉलर लगभग 4.76 PKR से 11 के करीब चला गया और अब यह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिवैल्यूएशन में से एक थी। शुरू के डिकेड्स में पाकिस्तान को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन एक्सपोर्ट्स उतने नहीं बढ़ रहे थे। इसीलिए पाकिस्तान ने दूसरे कंट्री से कर्जे लेने शुरू कर दिए। जब कर्ज डॉलर में होता है तो वापस भी डॉलर में ही देना पड़ता है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा और रुपया कमजोर होता जाता है। इसी दौरान इंपोर्ट्स भी बढ़ते गए। हम बाहर से ऑयल, मशीनरी, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई दूसरी चीजें मंगवा रहे थे, लेकिन उनके बदले हम इतना एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे। नतीजा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से 1958 में पहला IMF लोन लिया। इससे फौरन रुपया डिवैल्यू तो नहीं हुआ, लेकिन IMF के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के वक्त पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ती रही। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अब पाकिस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंडीशन लगाना शुरू कर रहा था। और फिर आया नया मौका, यानी IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। पाकिस्तान ने IMF का बड़ा प्रोग्राम लिया। 1982 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट छोड़कर मैनेज्ड फ्लोट अपनाया गया और रुपये को धीरे धीरे डिवैल्यू किए जाने लगा। 1988 के बाद पाकिस्तान बार बार IMF प्रोग्राम्स में गया। हर दफा आमतौर पर कंडीशन में फिस्कल रिफॉर्म्स और एक्सचेंज रेट को ज्यादा मार्केट बेस्ड बनाना शामिल था। इसी वजह से रुपये वक्त के साथ साथ कमजोर होता गया। लेकिन बुनियादी सबब सिर्फ IMF लोन नहीं, बल्कि बजट डेफिसिट, इंपोर्ट्स का ज्यादा होना, एक्सपोर्ट्स की कम ग्रोथ और डॉलर की कमी थी। 2019 और 22 और 23 IMF प्रोग्राम्स में IMF ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर जोर दिया। आर्टिफिशियल सपोर्ट हटाने के बाद रुपये में तेज गिरावट आई। उस दौर में डिवैल्यूएशन की बड़ी वजह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी और बाहरी कर्जों की रिपेमेंट भी थी, न कि सिर्फ नया लोन लेना। और उन लोन्स के नतीजे की वजह से पाकिस्तान बार बार बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का शिकार रहा। क्राइसिस के बाद IMF से लोन्स लिए गए और इन प्रोग्राम्स के तहत रुपये को ओवर वैल्यूड लेवल से मार्केट के करीब लाया गया। इसीलिए डिवैल्यूएशन और IMF प्रोग्राम्स अक्सर साथ साथ नजर आते हैं। ये सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। 2000 के बाद पाकिस्तानी रुपये पर सबसे ज्यादा प्रेशर एक नहीं बल्कि कई बड़ी क्राइसिस ने मिलकर डाला। हर क्राइसिस के बाद डॉलर महंगा और रुपया कमजोर होता गया। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर चला गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से गिरने लगे। नतीजा ये निकला कि डॉलर ऑलमोस्ट 62 से बढ़कर 2009 तक 81 PKR के करीब पहुंच गया, यानी रुपये ने लगभग 31% वैल्यू खो दी। 2018 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम थे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम्स की तरफ जाना पड़ा और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट अपनाया गया। उसी दौरान डॉलर 121 से बढ़कर 2019 में ऑलमोस्ट 160 तक पहुंच गया, यानी रुपये तकरीबन 32% मजीद डिवैल्यू हुआ। कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड की वजह से ट्रेड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट मुतासर हुई। डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपये पर प्रेशर आया। इसी दौरान डॉलर तकरीबन 155 से 168 तक गया, यानी रुपये ने करीबन 8% अपनी वैल्यू मजीद
उम्मीद खो दी। रशिया यूक्रेन वार के बाद ऑयल और गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ा और डॉलर की डिमांड में इजाफा हुआ। इस दौरान डॉलर 176 से बढ़कर 225 के करीब पहुंच गया, यानी रुपये तकरीबन 28% और डिवैल्यू हुआ। 2022 फ्लड्स, तबाहकुन सैलाबों ने एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। रिकवरी के लिए ज्यादा इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ी और फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर बढ़ा। इस दौरान डॉलर 225 से बढ़कर 240 के करीब चला गया, यानी रुपये ने करीबन 7% वैल्यू खो दी। 2022-2023 फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, फॉरेन रिजर्व बहुत कम रह गए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज पैदा हुई। इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस ने डॉलर जमा करना शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि डॉलर 240 से बढ़कर सितंबर 2023 में तकरीबन 307 तक पहुंच गया, यानी रुपये तकरीबन 28% और डिवैल्यू हुआ। 2008 से 2023 तक पाकिस्तानी रुपए की गिरावट किसी एक वजह से नहीं हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वार, 2022 के फ्लड्स और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ने मिलकर डॉलर को 62 से 307 तक पहुंचा दिया, जबकि रुपये अपनी वैल्यू का बहुत बड़ा हिस्सा खो बैठा। लेकिन क्या पाकिस्तानी रुपए की कहानी सिर्फ गिरावट तक महदूद रही या पाकिस्तान वापस उठना शुरू हो चुका है? 2025 में पहली बार कई सालों बाद पाकिस्तान की इकानमी से कुछ पॉजिटिव सिग्नल आना शुरू हुए। महंगाई में कमी आई, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंची और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे मजबूत होने लगे। इसी वजह से डॉलर की लगातार उड़ान रुक गई और पाकिस्तानी रुपए में स्टेबिलिटी नजर आने लगी। मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलिट्री टेंशन भी पैदा हुए। आमतौर पर ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स डॉलर की तरफ भागते हैं और करेंसी तेजी से गिरती है, मगर इस बार तस्वीर कुछ मुख्तलिफ थी। सीज फायर, स्टेट बैंक की पॉलिसी और बेहतर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की वजह से रुपये में कोई बड़ी डिवैल्यूएशन नहीं हुई। फिर 2026 में दुनिया एक और बड़े इम्तिहान से गुजरी। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान वार ने ऑयल प्राइसेस और शिपिंग कॉस्ट को फिर से ऊपर धकेल दिया। पाकिस्तान जो एनर्जी की जरूरत का बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है, उस पर भी दबाव पड़ा, लेकिन इस दफा पाकिस्तान की एक्सटर्नल पोजीशन पहले के मुकाबले में मजबूत थी। करंट अकाउंट में बेहतरी, बढ़ती रिमिटेंस और रिजर्व की वजह से डॉलर तकरीबन 278 के आसपास ही रहा और रुपये 2022 और 2023 की तरह फ्री फॉल में नहीं गया। ये सिर्फ इकोनॉमी की कहानी नहीं थी, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी एक नया इम्तिहान था। पाकिस्तान ने उस दौरान किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के बजाय डिप्लोमेटिक बैलेंस की पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। एक तरफ चाइना और गल्फ कंट्रीज के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत रखे, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन भी जारी रखी। ईरान के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को भी अहमियत दी गई। आखिरकार पाकिस्तान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर और ईरान का सीज फायर कराया। इसी फॉरेन पॉलिसी ने कम से कम इतना जरूर किया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये पैगाम मिला कि पाकिस्तान रीजनल इंस्टेबिलिटी के बावजूद अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहता है। आज जुलाई 2026 में एक अमेरिकन डॉलर तकरीबन 278 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी सितंबर 2023 के रिकॉर्ड 307 के मुकाबले में रुपये ने कुछ रिकवरी जरूर की है। ये रिकवरी छोटी लग सकती है, लेकिन कई सालों की लगातार गिरावट के बाद स्टेबिलिटी खुद एक अहम कामयाबी होती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या पाकिस्तान वाकई दोबारा उठ रहा है? जवाब सिर्फ रुपये में नहीं छुपा। अगर पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट बढ़ाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाता है और इकोनॉमिक पॉलिसी में तसलसल रखता है, तो ये सिर्फ रुपये की रिकवरी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रीबर्थ होगी। और शायद यहीं से शुरू होता है द री राइज ऑफ पाकिस्तान।